भारत और पाकिस्तान, दो ऐसे पड़ोसी जिनके पास परमाणु हथियार हैं और जिनके बीच दशकों से तनाव रहा है। लेकिन कभी सोचा है अगर ये तनाव एक असली जंग में बदल जाए तो क्या होगा? ये कोई सनसनी फैलाने वाली बात नहीं है, बल्कि इस बात का एक गंभीर और तथ्यों पर आधारित विश्लेषण है कि इस न्यूक्लियर टकराव का असल मतलब क्या है। तो बात सिर्फ एक आम जंग की नहीं है, बात है दो ऐसे देशों की जिनके पास इतनी ताकत है कि वो पूरी दुनिया को कई बार खत्म कर सकते हैं। जब ये आमने सामने आते हैं तो नतीजा क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिससे करोड़ों लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है। अच्छा, तो इस पूरे टकराव को इतना ज्यादा खतरनाक क्या चीज बनाती है? जाहिर है वो हथियार। तो आइए पहले ये समझते हैं कि आखिर ये हथियार है क्या और ये काम कैसे करता है। देखिए, एक न्यूक्लियर बॉम्ब का जो बेसिक आइडिया है वो सुनने में तो बड़ा सिंपल है, पर है बहुत ज्यादा विनाशकारी। होता क्या है कि यूरेनियम जैसे किसी भारी एटम यानी परमाणु के सेंटर को तोड़ा जाता है और बस इसी एक एटम के टूटने से निकलती है बेहिसाब एनर्जी, और यही एनर्जी शुरू कर देती है एक चेन रिएक्शन। मतलब एक एटम दूसरे को तोड़ता है, दूसरा तीसरे को, और ये तब तक चलता रहता है जब तक एक जबरदस्त महाविनाशक धमाका ना हो जाए। और ये मत सोचिए कि इसका असर सिर्फ एक धमाके तक ही रहता है। नहीं, इसके 3 भयानक स्टेज होते हैं। पहला तो है ब्लास्ट, एक ऐसा जोरदार धमाका जो करीब 10 किलोमीटर के दायरे में बिल्डिंग्स को मिट्टी में मिला सकता है। फिर आती है हीट यानी गर्मी, इतनी ज्यादा गर्मी कि 15 किलोमीटर तक सब कुछ जलकर राख हो जाए। और इन सबसे खतरनाक है रेडिएशन। ये एक ऐसा अदृश्य जहर है जो 40 किलोमीटर तक फैल जाता है और आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों के लिए बीमारी और मौत की वजह बनता है। अब जरा इसकी ताकत का अंदाजा लगाइए। एक छोटा सा न्यूक्लियर बॉम्ब भी 1 लाख टन TNT के बराबर तबाही ला सकता है। 1 लाख टन! ये इतनी ज्यादा ताकत है कि हम और आप शायद इसकी कल्पना भी ठीक से नहीं कर सकते। तो सवाल ये उठता है कि इतने खतरनाक हथियार आखिर भारत और पाकिस्तान के पास आए कैसे? इसके पीछे, जैसा कि हम जानते हैं, दुश्मनी का एक लंबा इतिहास है। ये कहानी शुरू होती है 1974 में, जब भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया जिसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। बस इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी फौरन अपना प्रोग्राम शुरू कर दिया। फिर आया साल 1998, मई का महीना। भारत ने पोखरण 2 टेस्ट करके खुद को एक न्यूक्लियर पावर घोषित कर दिया, और इसके कुछ ही हफ्तों के अंदर पाकिस्तान ने भी चगाई 1 टेस्ट करके दुनिया को बता दिया कि वो भी पीछे नहीं है। तो ये हमेशा से एक एक्शन और रिएक्शन वाली रेस रही है। इस पूरी रेस में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और जरूरी बातें छिपी हैं। पहली तो ये कि पाकिस्तान का प्रोग्राम हमेशा से इंडिया के एक्शन का रिएक्शन रहा है। दूसरी और बहुत बड़ी बात यह है कि इंडिया के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। इसका मतलब ये है कि अगर इंडिया पर पहला हमला हो भी जाए तो भी वो अपनी पनडुब्बियों से जवाबी हमला कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान छोटे टैक्टिकल न्यूक्स पर ज्यादा फोकस करता है जो जंग के मैदान में इस्तेमाल हो सकते हैं। और इन सबसे ऊपर है एक सिद्धांत जिसे कहते हैं MAD, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, यानी आपसी तबाही का डर। तो ठीक है, आज की तारीख में दोनों देशों की ताकत क्या है, कौन कहाँ खड़ा है? चलिए अब सीधे आंकड़ों पर आते हैं और इनके हथियारों का एक आमने सामने का कंपैरिजन करते हैं। अगर हम 2024 के आंकड़ों को देखें तो पाकिस्तान के पास करीब 170 से 180 न्यूक्लियर हथियार हैं और भारत के पास 160 से 170 के बीच। तो गिनती में पाकिस्तान थोड़ा सा आगे है, लेकिन सिर्फ गिनती से पूरी कहानी पता नहीं चलती। असली चीज है दोनों की कैपेबिलिटी में फर्क। और ये फर्क यहाँ बिल्कुल साफ है। देखिए, पाकिस्तान के पास हथियार थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन भारत के पास अग्नि 5 जैसी मिसाइलें हैं जो 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक मार कर सकती हैं। और सबसे बड़ा गेम चेंजर है भारत की सबमरीन कैपेबिलिटी। ये भारत को एक जबरदस्त सेकंड स्ट्राइक की गारंटी देती है। दूसरी तरफ, जैसा हमने पहले भी बात की, पाकिस्तान का फोकस छोटे टैक्टिकल न्यूक्स पर है जो किसी भी जंग को और भी ज्यादा खतरनाक और उलझावा बना सकते हैं। तो ये तो हो गई आंकड़ों और स्ट्रैटेजी की बात। लेकिन अब हम इस विश्लेषण के सबसे संजीदा हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। अगर कभी इन हथियारों का इस्तेमाल हो गया तो इंसानों को इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? जरा सोचकर देखिए, किसी बड़े शहर पर सिर्फ एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिरता है, पलक झपकते ही ब्लास्ट जोन में सब कुछ भाप बन जाएगा।
कुछ नहीं बचेगा। अगले ही पल हीट जोन में आग का ऐसा तूफान आएगा जो सब कुछ जला देगा। इसके बाद रेडिएशन जोन में एक अदृश्य मौत फैलेगी और आखिर में फॉलआउट जोन की जहरीली धूल दशकों तक जमीन, पानी, हवा सब कुछ बर्बाद कर देगी। और ये सिर्फ एक बम का असर है। और कड़वा सच तो ये है कि दोनों देशों की राजधानियां और बड़े शहर एक दूसरे की मिसाइलों की रेंज में हैं। पाकिस्तान को दिल्ली पर हमला करने के लिए सिर्फ अपनी शाहीन 2 मिसाइल चाहिए और भारत की अग्नि मिसाइलों के लिए इस्लामाबाद बहुत आसान टारगेट है। अब इन आंकड़ों की भयावहता को समझने की कोशिश करते हैं। दिल्ली या मुंबई जैसे शहर पर अगर सिर्फ एक बम गिरता है तो 50 से 80 लाख लोग तुरंत मारे जा सकते हैं और 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग घायल होंगे। कराची और लाहौर के साथ भी कुछ अलग नहीं होगा। और अगर ये एक फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर में बदल गया तो शुरुआती अनुमान है कि मरने वालों की संख्या 2 करोड़ से भी ज्यादा होगी। 2 करोड़! ये दूसरे विश्व युद्ध में मारे गए कुल लोगों का लगभग 1/3 है और ये सब कुछ ही दिनों में हो जाएगा। ये इंसानियत के इतिहास की सबसे बड़ी तबाही होगी। तो फिर सवाल वही है, जब तबाही इतनी बड़ी है तो फिर इन हथियारों का इस्तेमाल होता क्यों नहीं है? इसका जवाब एक बहुत ही अजीब और डरावने लॉजिक में छुपा है। इसे ही कहते हैं मैड, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। ये एक बड़ा ही अजीब और डरावना आइडिया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि दोनों साइड्स को ये पता है कि अगर उन्होंने हमला किया तो उनकी खुद की तबाही भी पक्की है, क्योंकि जवाबी हमला तो होकर ही रहेगा। तो एक तरह से देखें तो यही आपसी तबाही का डर है जो एक बहुत नाजुक सी शांति को बनाए हुए हैं। तो आखिर में ये पूरा संतुलन कुछ ऐसा दिखता है। भारत की मिसाइलें पूरे पाकिस्तान तक पहुंच सकती हैं और उसकी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी किसी भी पहले हमले को बेकार कर देती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी भारत के ज्यादातर बड़े शहरों को टारगेट कर सकता है। तो नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि इस जंग में कोई जीत नहीं सकता, कोई भी नहीं। दोनों ही एक दूसरे को इतना नुकसान पहुंचा सकते हैं जिसे झेलना नामुमकिन है। और ये सब कुछ हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसी दुनिया में जहां जीतने की कीमत खुद की पूरी तबाही हो, वहां जीतने का आखिर मतलब ही क्या है?